हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में बात करेंगे। यानी नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में जाते हैं तो किस तरीके के प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। यानी ये योग जो है वो अगर देखा जाए तो चार्ट में बहुत ही शुभ योग जो है वो माना जाता है और इसे जो है वो राजयोग की तरह भी जो है वो देखा जा सकता है। यानी जिसके साथ भाग्य का साथ हो उसको जो है जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। यानी इंसान कितने भी एफर्ट डाल ले, अगर आपका भाग्य आपके साथ, अगर ईश्वर का सपोर्ट नहीं है तो आप जो है उस सफलता की सीढ़ी को जो है वो नहीं चढ़ सकते, है ना। अपने ऊंचाइयों को, अपने गोल को जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। यानी किसी न किसी तरीके की बाधा जो है वो कई बार जीवन में आती है, लेकिन अगर भाग्य का सपोर्ट आपके साथ होता है तो आप हर आने वाली बाधा को पार करते हुए अपने गोल को जो है जीवन में अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब नवम हाउस के जो है वो स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अच्छे और बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। नवम भाव जो है वो आपके भाग्य, धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं, पिता, उच्च शिक्षा, ज्ञान आदि का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। और इसका स्वामी जब लग्न में या आपके प्रथम भाव में जो है स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि नवम भाव जो है वो आपके अंदर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी नवम भाव की जो विशेषताएं हैं वो आपकी पर्सनालिटी में जो है वो कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं। यहाँ पर क्योंकि नवम भाव का संबंध जो है वो लग्न से बन रहा है तो लग्न जो है वो आपकी केंद्र और त्रिकोण दोनों के लिए जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो इसलिए ये जो है कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण दोनों के साथ ही जो है वो किसी न किसी तरीके का संबंध बनाता है। यहाँ पर जो है वो लग्न का संबंध केंद्र और त्रिकोण दोनों के साथ में है, तो इसलिए ये संबंध जो है वो लग्न और नवम भाव की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जब नवम भाव का स्वामी जो है वो पहले भाव में स्थित होता है यानी आपकी लगन में स्थित होता है तो जातक अपने गुरु का जो है वो आदर करने वाला होता है। साथ ही वो ईश्वर भक्त भी होता है, यानी ईश्वर में उसकी जो है वो बहुत ज्यादा आस्था होती है। साथ ही जातक जो है वो धार्मिक स्वभाव वाला होता है और उसकी धार्मिक प्रवृत्तियां जो है वो नवम भाव के स्वामी की प्रकृति पर भी जो है वो निर्भर करती है। यानी आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड कौन है इस बात पर भी ये स्थिति निर्भर करती है कि आप कितने ज्यादा जो है वो धार्मिक हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यवहार करने वाला होता है, साथ ही पाप कर्मों से दूर रहता है। इसके विचारों में जो है वो आपको गहराई देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कानूनी मामलों में भी बहुत निपुण होता है, साथ ही दर्शन आदि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा निपुण होता है। यानी इसकी बातों में, इसके विचारों में जो है वो फिलॉसफी आपको देखने को मिल सकती है। इस व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वो विदेशियों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा निकट देखे जा सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विदेश से कोई ना कोई संबंध बना रहा होता है। यानी या तो वो विदेश के लोगों के साथ मिलकर काम करता है या फिर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकता है या फिर अपने जॉब के लिए विदेश जा सकता है या फिर अपने देश में बैठकर ही जो है वो विदेशियों के साथ जो है किसी तरीके का बिजनेस आदि कर सकता है। जैसे कुछ लोग जो है वो सरकारी सेवा में भी जो है वो हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंजूस होता है। यानी अगर कहें तो ये पैसे को जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर खर्च करता है, चाहे वो कितना भी धन कमा ले पर वो फालतू में पैसे को जो है वो गंवाना पसंद नहीं करता। यानी कोई भी काम करेगा, कोई भी चीज करेगा तो वो ये सोच समझ कर करेगा कि कम से कम पैसा जो है वो उस चीज में खर्च हो। अगर नवम भाव का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस के स्वामी का अगर मित्र है तो यहाँ पर आपके पिता या फिर पत्नी के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी आपसे जो है वो जुड़ाव रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होता है वो व्यक्ति के लिए सौभाग्य लेकर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लॉर्ड आपके लग्न में बैठे हैं उनकी दृष्टि जो है वो सेवेंथ हाउस में पड़ रही होती है। तो अगर ये कोई शुभ ग्रह है तो वो आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। साथ ही सेवेंथ हाउस जो है वो आपके बिजनेस को भी दर्शाता है, तो ऐसे में अगर साझेदारी का कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी जो है वो आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है या
आप धन को भी जो है वो कमा सकते हैं। आपकी जो संतानें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, सुसंस्कृत होती हैं, विद्वान हो सकती हैं और अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में वो कार्य करती है वहां पर भी वो सफलता को प्राप्त करती हैं। कि माता जो है वो भी कई बार कार्यरत हो सकती हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी कमाई कर सकती हैं। ऐसे जातक के जो छोटे भाई-बहन होते हैं, वो लेखन या प्रकाशन, परिवहन, संचार जैसे क्षेत्रों में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन क्षेत्रों में अगर वो नौकरी करते हैं, तो यहाँ से उनको लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही इनके बड़े भाई-बहनों का जो वैवाहिक जीवन होता है, वो ज़्यादातर सुखी होता है। नवम भाव जो है वो आपके पिता को दर्शाता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को पितृ पक्ष से भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। यानी आपके पिता के जो भाई बहन है उनका भी सपोर्ट जो है वो आपको अपने जीवन में मिलता है। साथ ही आपके पिता जो है वो भी बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, पुण्य आत्मा हो सकते हैं। साथ ही पूजा पाठ से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें भी जो है वो अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होने वाले हो सकते हैं। साथ ही जातक को पिता की संपत्ति का लाभ भी जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, साथ ही उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करता है। उसकी रुचि के अनुसार जो है वो विशेष शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। यह ग्रह की जो स्थिति होती है ना, अगर ये कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो सकता है, साथ ही धनवान जो है वो बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर नवमेश का जो सप्तम भाव के साथ जो है वो कनेक्शन बनता है, वो आपका विवाह है, साझेदारी है या यात्राएं है या विदेश से जो संबंध है उन सभी को दर्शाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो वैवाहिक जीवन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं करता है, उसको विदेश में बसने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। नवमेष जो है वो एक मजबूत धर्म त्रिकोण अधिपति होता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक बनाता है। ऐसे लोग जो है वो पारंपरिक सोच वाले होते हैं लेकिन संतुलन के साथ जो है वो अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, साथ ही समाज में एक अपनी अच्छी छवि बनाकर रखते हैं। यानी कहा जाए तो ऐसे लोग अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, अपने धर्म को जो है वो पूरी तरीके से निभाते हैं, लेकिन किसी भी चीज का अंधा अनुकरण नहीं करते हैं, उसके साथ बैलेंस बनाकर जो है वो चलते हैं, साथ ही समाज में एक अच्छी छवि जो है वो बना लेते हैं। उनके कार्यों की वजह से जो है वो उनकी समाज में तो एक अच्छी छवि बनती ही है, साथ ही विचारों की समाज द्वारा स्वीकृति के कारण जो है वो नीम फेम मनी भी जो है वो अर्जित कर सकते हैं। नवम भाव जो है वो उच्च पद को भी बताता है, साथ ही उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए जातक जो है वो करियर के क्षेत्र में सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, उच्च पद पर आसीन हो सकता है। सो दोस्ती है या इसका जो संपर्क है वो उच्च पदों पर बैठने वालों के साथ भी अच्छे से जो है वो हो सकता है। ज्यादातर इन लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहता है। अगर ये स्थिति जो है वो किसी कर्क लग्न वालों की कुंडली में हो तो ये एक शक्तिशाली और शुभ योग जो है वो बनता है। वो उन्हें सुंदरता प्रदान करता है, धन, समृद्धि, यश और बुद्धि जो है वो प्रदान कर सकता है। प्रथम भाव में नवमेश की जो उपस्थिति होती है वो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को भी बताती है, साथ ही वर्तमान जीवन में जो भी आप शुभ कर्म करते हैं उनको भी दर्शाती है। ये स्थिति जातक को एक बहुत अच्छा और भाग्यशाली जीवन जीने में सहायक बनाती है। ऐसे हर व्यक्ति को ये चीज याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में कितना भी जो है वो चार्ट में या राजयोग हो या कितना भी अच्छा जो है वो भाग्य आपको सपोर्ट करे, लेकिन उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपके कर्म होते हैं। यानी बिना कर्मों को किए जो है वो आप किसी भी तरीके का ना तो राजयोग प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भाग्य आपका सपोर्ट कर सकता है। यानी भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है या ईश्वर उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो अपना भाग्य खुद बनाते हैं। यानी अपने भाग्य को बनाने के लिए जो लोग भी एफर्ट डालते हैं उनको कहीं ना कहीं ईश्वर का जो है वो सपोर्ट मिल जाता है। भले ही वो चीजें उनके जीवन में देरी से शामिल हों लेकिन वो चीजें स्थिरता जो है वो उनके जीवन में लेकर आती हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति जो है वो अच्छे कर्म करता है तो वो
उसके अच्छे कर्म ही उसको जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी ये योग जो है वो उनको शुभ फल प्राप्त करने में सपोर्ट करता है। वहीं पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो इसमें आपका राजयोग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। यानी आपके जो भी अच्छे फल आपको प्राप्त होने होते हैं, आपके कर्मों की वजह से जो है वो बुरे परिणामों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस हमेशा अपने जीवन में ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे कर्म वो करता है, उसी प्रकार का सपोर्ट जो है वो ईश्वर से उसको प्राप्त होता है। तो अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसके जीवन में अच्छे रिजल्ट आएँगे। अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसका परिणाम भी जो है वो उसको बुरा ही मिलेगा। चाहे कितने भी अच्छे ग्रह उसके बैठे हों, लेकिन वो एक ना एक दिन जो है वो उसकी स्थिति को जो है वो बुराई में बदल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार जो है वो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर सूर्य की बात करें तो धनु लग्न की कुंडली में यहाँ पर सूर्य नवें भाव के स्वामी होकर यानी सिंह राशि की वजह से जो है वो नवम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही जो है वो प्रथम भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी उच्च शिक्षा के प्रति जो है वो समर्पित होता है, क्योंकि यहाँ लग्न भी जो है वो धनु है जिसके स्वामी गुरु होते हैं। तो ऐसे में सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, अपनी शिक्षा के प्रति जो है वो समर्पित बना देता है। साथ ही जो है वो धर्म, दर्शन से भी जो है वो व्यक्ति अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने पिता से भी जो है वो गहराई से कनेक्टेड हो सकता है। साथ ही उसके पिता जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। साथ ही वो सारे धार्मिक मूल्य अ, परंपराओं का अनुकरण करने की जो शिक्षा है वो उन्होंने आपको प्रदान की है। तो आप जो है वो परंपराओं का अनुकरण करने वाले होते हैं, अपने धर्म पर जो है वो आस्था रखने वाले होते हैं। जो है स्वयं भी उच्च ज्ञान और मूल्यों से युक्त जो है वो व्यक्ति होते हैं। ये स्थिति जो है वो निश्चित रूप से आपको एक प्रोफेसर, आपको एक लेक्चरर जो है वो बना सकती है, या फिर जो है आप दूसरों को ज्ञान प्रदान करने वाले, गाइडेंस देने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है वो बन सकते हैं, दूसरों को जो है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। विशेषकर देखा जाए तो आपकी नॉलेज जो है वो दर्शन और कानून के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो हो सकता है कि आप इन विषयों से जुड़कर जो है वो किसी सरकारी कॉलेज में जो है वो प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो है होता है जो कानून और धार्मिक नियमों को भी पूरी निष्ठा से पालन करता है। यानी ऐसे लोग जो है वो धर्म का अनुसरण तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही कानून को भी जो है वो प्रधानता देते हैं या उनकी भी जो है रिस्पेक्ट रखते हैं। तो इसलिए इनको अनुशासन में रहते हुए जो है अपने जीवन को चलाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की जो है वो कुंडली होती है। चंद्रमा जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में यहाँ पर बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, इस स्थिति में ये दो प्रकार का परिणाम जो है वो दे सकता है। यानी चंद्रमा के नीच होने की वजह से या तो व्यक्ति बिल्कुल भी जो है वो धर्म का अनुसरण नहीं करेगा, यानी किसी भी धर्म पर जो है वो विश्वास नहीं रखेगा, या फिर हो सकता है कि उसकी धर्म में इतनी ज्यादा रुचि हो, इतना ज्यादा जो है वो विश्वास हो कि वो धर्म और दर्शन से संबंधित विषयों पर जो है वो शोध कार्य भी कर सकता है। यानी एक तरफ या तो वो बिल्कुल ही उससे अपोजिट हो सकता है कि बिल्कुल भी धर्म में विश्वास ना रखे, दूसरी तरफ जो है ये स्थिति भी बन सकती है कि उसका धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास हो, आस्था हो और वो उन्हीं विषयों पर जो है गूढ़ रहस्यों को खोजने का जो है वो प्रयास करे। लेकिन ये जो गहन शोध है ये इस व्यक्ति को कई बार अड़ियल भी बना देता है। यानी उसको ऐसा जो है वो लगने लगता है कि जो ये धर्म है वही सर्वोत्तम है, उसके अलावा जो अन्य धर्म हैं उनके बारे में ना तो वो सुनना चाहता है, ना ही उनका अनुकरण करना चाहता है, या ना उनकी किसी भी अच्छी बात को जो है वो अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। इसलिए अगर देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में जो है वो धार्मिक शिक्षाएं व्यक्ति के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लेकर नहीं आती हैं। यानी कहीं ना कहीं उसके विचार
धार्मिक होते हुए भी नेगेटिव हो जाते हैं और दूसरी स्थिति ये है कि वो धार्मिक होता ही नहीं है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ जो हैं वो उसके लिए पॉज़िटिव नहीं होती हैं। लेकिन सिर्फ चंद्रमा ही व्यक्ति को धार्मिक उग्रवादी नहीं बनाता है। इसके लिए जो है वो राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे अगर पाप ग्रहों की युति भी यहाँ पर बन जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नास्तिक भी हो जाते हैं या फिर धर्म पर जो है वो कट्टर विश्वास करने वाले हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मीन लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 9वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही 9वें भाव के लॉर्ड होकर जो है वो लग्न में स्थित हो जाते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को लेकर कभी-कभी लड़ाई और बहस में भी पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी मित्र राशि में है, तो यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी धार्मिक विचारधारा की रक्षा में जो है वो बहस करता है। स्थिति जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जो सरकार में, रक्षा सेवाओं में या वकील के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है। सिंह राशि जो है वो स्वयं सूर्य द्वारा जो है वो शासित होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति का संबंध जो है वो सरकार से भी हो सकता है। और मंगल एक योद्धा ग्रह है, इसलिए वो कानून से भी जुड़ सकता है, यानी कानून के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो सेकंड हाउस के साथ ही 9th हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव में यानी मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति मंगल को अधिक शांत और आध्यात्मिक बनाती है, यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला जो है वो हो सकता है। क्योंकि मीन राशि जो है वो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता को जो है वो दर्शाती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो आध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी ऊर्जा, क्रियाशीलता जो है वो धार्मिक कार्यों में या आध्यात्मिक गतिविधियों में जो है वो लगा देते हैं। ये जो स्थिति है ना वो आध्यात्मिकता और कर्म का एक सुंदर समायोजन कही जा सकती है। यानी यहाँ पर जो है ये धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखते हैं और दोनों को मिलकर जो है वो फलीभूत करते हैं। ऐसे लोग जो है वो ध्यान, योग, मार्शल आर्ट या ताइक्वांडो जैसे जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी जो है वो टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनकी जो आक्रामक ऊर्जा होती है वो ज्यादातर आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में आती है, ना कि लड़ाई झगड़ों के लिए। यानी इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे कार्यों में जो है संलग्न होती है। ये लड़ाई झगड़े या निगेटिविटी वाले कार्यों में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते हैं। 9th हाउस में यहाँ पर जो है वो वृश्चिक राशि होती है जो रहस्यवाद को और तंत्र मंत्र को भी जो है वो बताती है। तो ऐसे लोग जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, साथ ही रहस्यवाद जैसी स्थितियों में भी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन विषयों में भी जो है इनका गहरा इंटरेस्ट हो सकता है और उस क्षेत्र में भी ये नॉलेज अर्जित कर सकते हैं। और साथ ही उसको बाद में आध्यात्मिकता से भी जोड़ सकते हैं, यानी अपने जो भी ज्ञान अर्जित किया होता है उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें तो कहीं ना कहीं बुध जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक तुला लग्न से और दूसरा मकर लग्न से। अगर तुला लग्न की कुंडली है तो बुध यहाँ पर 9वें भाव के और 12वें भाव के जो है वो लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में तुला लग्न में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा से संबंधित हो सकता है, धर्म आदि विषयों से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही उससे रिलेटेड जो है वो जानकारी एकत्र करने में भी उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। यानी वो ज्यादातर जो है वो उच्च शिक्षा, धर्म, दर्शन इन विषयों पर जो है वो नॉलेज गेन करता है और लोगों के साथ भी उन विषयों पर बातचीत करना पसंद करता है। क्योंकि बुध यहाँ पर जानकारी एकत्रित करना वाला ग्रह है, साथ ही बुध जो है वो कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग जब दूसरों से बातचीत करते हैं तो उनके विषय जो है वो ज्यादातर धर्म और दर्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं।
स्थिति जो है वो ये भी दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा उपदेशक बन सकता है, धार्मिक अ, रूप से जो है वो लोगों की काउंसलिंग कर सकता है, एक बहुत अच्छा मधुर वक्ता हो सकता है, दूसरों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति हो सकता है, यानी उनका जो है वो मार्गदर्शन बहुत ही भली प्रकार से कर सकता है। अगर यहाँ पर हम जो है वो मकर लग्न की बात करें तो ये मकर लग्न की अगर कुंडली होती है तो बुध जो है वो छठे और नवे भाव के जो है वो स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में मकर लग्न में जो है वो बैठते हैं। ये यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदल सकती है। नाइन्थ हाउस जो है वो कानून से संबंधित होता है और यहाँ पर अगर कन्या राशि होती है तो स्वयं विवाद और बाधाओं की राशि है। तो और बुध यहाँ पर संप्रेषण और सलाह का ग्रह है। तो मकर जो है वो स्वयं कानून व्यवस्था की राशि है, इसलिए ये स्थिति स्पष्ट करती है कि व्यक्ति जो है वो कानून संबंधी जो है वो किसी विभाग में कार्य कर सकता है, लॉयर के रूप में, जज के रूप में या कोई कानूनी सलाहकार के रूप में जो है वो कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा वकील और बहुत अच्छा काउंसलर जो है वो बन सकता है। अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर दो लग्नों से जो है वो जुड़कर फर्स्ट हाउस में बैठता है, यानी एक कन्या लग्न से और साथ ही कुंभ लग्न से, यानी यहाँ पर वो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो नाइन्थ हाउस के या सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र का नीच राशि में होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो धार्मिक मामलों के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी उसको जो है वो धार्मिक कारणों से जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो वित्तीय हो या संबंध को लेकर हो, यानी कि यहाँ पर वो जितना ज्यादा धर्म से जुड़ेगा उतना ही ज्यादा उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर संबंध को लेकर हो। यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अगर किसी अन्य धर्म की जो है व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो वहां पर जो है वो बात आपकी नहीं बनती है या आपका जो है वो ब्रेकअप हो सकता है, आपको उस पार्टनर की वजह से वो काफी कष्ट उठाना पड़ सकता है, काफी टेंशन झेलनी पड़ सकती है। साथ ही अगर आप ऐसे में किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है, ठग सकता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति की वजह से ज्यादातर आपको ये सुझाव दिया जा सकता है कि आपको ऐसा विवाह जो है वो टालना चाहिए, यानी अचानक से आपको अपनी पसंद से जो है वो अगर विवाह करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे बहुत समझदारी से जो है डिसीजन लेना चाहिए। प्रैक्टिकल होकर जो है यहाँ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, जीवन की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करते हुए जो है वो आपको यहाँ पर शादी का निर्णय लेना होता है, यानी बहुत ज्यादा जो है वो आप ख्वाबों में जीते हुए अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है, यानी शादी को जो है वो एक प्रैक्टिकल सोच के साथ सोचते समझते हुए जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करते हुए जीवन की सच्चाइयों को देखते हुए आपको यहाँ पर रिश्ता बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी आप बहुत ज्यादा अपनी कल्पना के आधार पर जो है वो रिश्ता ना बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही जो है वो आपको गुरु भी जो है वो बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, किसी का भी अंधा अनुकरण करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको तकलीफ मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर जो है वो कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है शुक्र फोर्थ हाउस के और नाइन्थ हाउस के जो है वो स्वामी ऊपर फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो आपके लिए अनुकूल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो एक मित्र राशि में है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि आप जो भी उच्च शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं नाइन्थ हाउस की वजह से उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ होता है, यानी आप अपने ज्ञान के द्वारा जो है वो समाज की सेवा करने में भी विश्वास रखते हैं। अगर ये कुंडली जो है वो पुरुष की है तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि उसकी पत्नी जो है वो भिन्न धर्म से या किसी और जाति से जुड़ी हुई हो सकती है और ये किसी बड़े संगठन में कार्यरत भी हो सकती है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को रिश्ते निभाने के लिए भी अद्भुत क्षमता प्रदान करती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि ऐसे लोगों के जीवन में रिश्ते जो है वो खुद चलकर आ जाते हैं, यानी चाहे वो पहल करें या ना करें लेकिन खुद ब खुद जो है वो इनके जीवन में ऐसे रिश्ते जो है वो शामिल
हो जाते हैं, तो व्यक्ति को जो है वो उन रिश्तों को निभाने की अद्भुत क्षमता भी जो है वो कहीं न कहीं 9th हाउस की एनर्जी के द्वारा जो है वो प्राप्त होती है। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर गुरु ग्रह 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। फर्स्ट जो है वो मेष लग्न के माध्यम से, दूसरा कर्क लग्न के माध्यम से। हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली की बात करें, तो गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में मेष राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि व्यक्ति समाज में एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति के रूप में जो है वो देखा जाता है। ये स्थिति जो है गुरु द्वारा दर्शाए गए कई पेशों के लिए द्वार खोल देती है, जैसे कि व्यक्ति जो है वो धार्मिक उपदेशक हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कार्य कर सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, एक अच्छा वकील जो है वो बनकर कार्य कर सकता है। यानी ये सभी जो कार्य क्षेत्र हैं वो गुरु के द्वारा दर्शाए गए ही माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान होता है और अपने साथ-साथ दूसरों को प्रगति देने में भी उनकी सहायता करता है। यानी उनको ऊँचाइयों तक पहुँचाने में, उनके गोल की प्राप्ति करवाने में ये इनको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकता है। अगर यहाँ पर हम कर्क लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है गुरु 6वें और 9वें भाव के लॉर्ड होकर जो है वो फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। ये स्थितियां जो है वो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती हैं। यानी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उच्च स्तर का एक आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है और लोगों को गाइडेंस देकर उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इन दोनों ही स्थितियों में अगर ये कुंडली जो है वो किसी फीमेल की है, तो यहाँ पर उसका पति जो है वो किसी अन्य जाति का हो सकता है, किसी अन्य धर्म से या फिर विदेश से जो है वो संबंध रख सकता है। साथ ही ऐसा लाइफ पार्टनर जो है वो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है, अत्यधिक धन लेकर आता है, जो आपके जीवन को जो है वो पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। स्थिति जो है वो कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा शुभ मानी जा सकती है और ऐसे में ये व्यक्ति को बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। यानी उसके लिए शायद कुछ और कहने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। कहीं न कहीं 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और वो भी कोई पॉज़िटिव ग्रह हैं, यानी गुरु जैसे ग्रह हैं, तो वो आपको जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। साथ ही उनकी वजह से जो है वो आप नेम, फेम और मनी की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर हम अब शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर वृषभ और मिथुन लग्न के लिए शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर लग्न में बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सही गुरु या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। यानी उसको हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो है बीच में हो सकता है उसको पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़े, गैप करना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा अगर व्यक्ति स्ट्रेंथ अर्जित कर ले, तो वो उन बाधाओं को जो है वो पार भी। साथ ही ऐसे में अच्छा और सच्चा गुरु मिलना भी जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। यानी उसको अपने लिए गुरु ढूँढने में भी जो है वो बहुत सारी परेशानी आती है। यानी यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा के लिए जो है वो विलंब हो सकता है, यानी देर हो सकती है, उसकी शिक्षा जो है वो बीच में रुक सकती है। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी हिम्मत जुटा लेता है, तो भाग्य उसका कहीं न कहीं सपोर्ट करता है और आगे जाकर वो शिक्षा को पूरा भी कर सकता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन के आरंभ में कई बार ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, जिसकी वजह से उनके भीतर जो है वो पढ़ाई के प्रति समर्पण जो है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इस वजह से भी जो है वो शिक्षा से थोड़ा-सा कई बार दूर होने लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है और तब जाकर उसको कहीं अनुभवी गुरु की प्राप्ति होती है। शनि जो है वो बहुत धीरे-धीरे चलने वाला प्लैनेट है, इसलिए जो है वो व्यक्ति को हर प्रक्रिया में जो है वो समय लग सकता है। इसलिए जो है वो एजुकेशन भी उसके लिए एक जीवन भर की चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है, यानी किसी न किसी क्षेत्र में जो है वो हमेशा नॉलेज गेन करता रहता है। क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो 7वें घर पर भी पड़ रही है, इसलिए विवाह में भी जो है वो देरी को दर्शाती है।
साथ ही ये भी दर्शाती है कि जीवन साथी जो है वो ज़िम्मेदारी, गंभीरता और जीवन में फ़ोकस को जो है वो लेकर आता है। यहाँ पर विवाह जो है वो सिर्फ़ भावनाओं पर या रोमांस पर जो है वो टिका हुआ नहीं होता है, बल्कि बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों पर भी जो है वो टिकता है। यानी अगर पार्टनर में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की क्षमता होती है, तभी ये रिश्ता जो है वो मज़बूत और गहरा बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सही रास्ते खोजने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी उसे तभी जो है वो जीवन में सफलता मिलती है जब वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जो है वो उस कार्य को पूरा करने में लगाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो व्यक्ति को सफलता 30 साल के बाद मिलती है। यानी अगर कहा जाए कि शनि का अगर प्रभाव है, तो अगर शादी भी जो है कही जाए, तो वो 30 साल के बाद अगर आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा सफलता रहती है। अगर 30 साल से पहले की गई शादी होती है तो उसमें आपको कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा जो है वो ज़िम्मेदारियों का एहसास बना रहता है। हमेशा वो कितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ले, हमेशा उसे एक अधूरापन-सा महसूस होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से जो है वो सैटिस्फाई नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो भी प्रयास कर रहा है, वो अभी उसके कार्य को अधूरा छोड़ रहे हैं। यानी अभी उसे और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, अभी उसे और ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसके मन में जो है हमेशा एक असंतुष्टि का भाव जो है वो बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन को लेकर जो नज़रिया होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। यानी बहुत ज़्यादा जो है ये अपने जीवन को लेकर सोचता है, साथ ही उसके प्रति जो है वो एफर्ट डालता रहता है। ऐसे व्यक्ति को खुद भी अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, साथ ही जो है वो दूसरों को अनुशासन में रखना भी पसंद करता है। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। यानी उनके प्रति उनकी जो इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों के प्रति इनका इंटरेस्ट जो है वो नहीं रहता, क्योंकि जीवन में इतने ज़्यादा संघर्ष करके ये आए होते हैं कि इन्हें जो है वो मौज-मस्ती में जो है बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। 30 साल की उम्र के बाद जो है वो इनके जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आना आरंभ होता है और ये समय के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करना आरंभ कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।